वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर हमारा है 8.2 और इसका आज हमारा 5th लेक्चर है। आज हमारा 5th या इसको हम कह ले कि लास्ट लेक्चर। आज इसके अंदर हम करेंगे जो हमारी मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक है जिसमें एक टेक्निक है जिसका नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड यानी कि CPM। इस नाम की टेक्निक है। तो ये टेक्निक हम करना तो 4th लेक्चर में चाहते थे, पर वहाँ पर वो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए हमने वहाँ पे इसको एग्जाम्प्ट कर दिया और हम अलग लेक्चर इसका बना रहे हैं। तो आज हम CPM के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। टॉपिक का हमारा नाम यही रहेगा CPM यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड। और एक और हमारी जो टेक्निक है उसका नाम है MIS, वो भी आज हम इसी लेक्चर के अंदर करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर दो हम जो कंट्रोल टेक्निक है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो होती क्या है क्रिटिकल पाथ मेथड? कार्यक्रम रेखा चित्र विश्लेषण की दूसरी पद्धति संक्रामक मार्ग पद्धति है। यह पद्धति PERT से मिलती जुलती है। जो अभी हमने 4th लेक्चर के अंदर जो PERT जो टेक्निक की है ये उससे मिलती जुलती है, पर प्रक्रिया के समय अनुमान की बात को छोड़कर से सभी बातें यहाँ लागू होती है। अगर टाइम की बात करते हैं, टाइम एस्टिमेट की बात करते हैं तो उसको छोड़ दें तो ये लगभग PERT के समान ही हो जाती है। CPM को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? PERT के साथ कुछ उसकी समानताएं देखनी पड़ेगी और कुछ उसकी असमानताएं देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये असमानताएं यहाँ पे आ गए, असमानताएं अगर आप देखोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये PERT से किस तरह से मिलती जुलती है। तो देखो PERT एंड CPM में समानता क्या है। पहली समानता, दोनों पद्धतियों का प्रयोग बड़ी परियोजनाओं के नियोजन और नियंत्रण के लिए किया जाता है। दोनों का ही जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। पहली समानता इनकी ये है। दूसरा, दोनों पद्धतियों में क्रिटिकल पाथ मेथड को महत्व दिया जाता है। दोनों में ही जो लंबा पाथ रास्ता होता है या क्रिटिकल पाथ होता है, दोनों में ही उस पर महत्व दिया जाता है। थर्ड है, दोनों पद्धतियों में कार्यक्रम रेखा चित्र प्रोग्राम नेटवर्क तैयार किया जाता है। दोनों ही मेथड के अंदर चार्ट बनाया जाता है, एक प्रोग्राम रेखा चित्र बनाया जाता है, उसको बनाकर ही आगे का काम किया जाता है। दोनों पद्धतियों में घटनाओं और क्रियाओं को निश्चित करके एक क्रम में रखा जाता है और फिर उसी क्रम में काम किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी समानताएं हैं। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद आता है PERT एंड CPM में असमानताएं। असमानताएं क्या है? सबसे पहला असमानता करें। नंबर 1, PERT का प्रयोग बिल्कुल नई परियोजना में किया जाता है, जैसे कि नई कार का निर्माण करना, जबकि CPM का प्रयोग ऐसी परियोजना में किया जाता है जिनके बारे में पहले से कुछ अनुभव होता है, जैसे सड़क निर्माण का। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हो गया। यानी कि PERT बिल्कुल नई के लिए और CPM जो है पहले कर चुके हैं उसके बारे में। सेकंड पॉइंट है, दोनों पद्धतियों में मुख्य आधार समय का अनुमान है। PERT का प्रयोग बिल्कुल नई परियोजना में होने के कारण विभिन्न क्रियाओं का समय अनिश्चित होता है। अनिश्चित होने के कारण 3 समय अनुमानों का प्रयोग किया जाता है, जबकि CPM का प्रयोग एक जैसे कार्यों में बार बार किए जाने के कारण विभिन्न क्रियाओं का समय निश्चित किया जाता है। यानी कि कोई कार्य बार बार कर रहे हैं तो उनमें कितना समय लगेगा वो निश्चित किया जाता है। PERT में समय तत्व पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि CPM में विभिन्न क्रियाओं में प्रयोग होने वाले संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग पर, यानी कि उनका अनुकूलतम उपयोग यानी कि उनकी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश की जाती है। तो आप सीधा सा दे सकते हो PERT में समय तत्व पर जोर दिया जाता है और CPM में लागत तत्व पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट, PERT में घटनाओं पर अधिक जोर दिया जाता है, जो घटनाएं होती है, जबकि CPM में क्रियाओं पर अधिक जोर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने इसकी समानता असमानता को पढ़ लिया है। तो PERT और CPM की समानता असमानता से स्पष्ट हो जाता है कि CPM का प्रयोग बार बार किए जाने वाले निर्माण कार्यों में किया जाता है और प्रोजेक्ट में लगने वाले समय में अधिक निश्चितता रहती है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, इसके कुछ PERT जो है कार्यक्रम रेखा चित्र विश्लेषण, PERT एवं CPM का मूल्यांकन, दोनों का ही इकट्ठा मूल्यांकन है यहाँ पे।
ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस, PERT एंड CPM। PERT एंड CPM के मुख्य लाभ और दोष दोनों के सेम ही है, इसलिए इकट्ठे दे दिए हैं इसमें। सबसे पहले एडवांटेज क्या होगा? प्रभावपूर्ण नियोजन एवं नियंत्रण, इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल। इन पद्धतियों का सबसे बड़ा लाभ महत्वपूर्ण नियोजन और नियंत्रण के रूप में होता है। नियोजन करने के लिए प्रोजेक्ट प्रबंधक पूरे प्रोजेक्ट को क्रियाओं एवं घटनाओं के रूप में अनेक भागों में बांटता है और फिर उनका समय निश्चित करता है, फिर उनकी लागत का अनुमान लगाता है और उनका क्रम निश्चित करता है और आपस में संबंध स्थापित करता है। और बाद में क्या करता है? इच्छित और वास्तविक कार्य के अंतर को देखकर जो भी विचलन आए हैं उनको शीघ्रता से दूर करने के लिए कोई करेक्टिव एक्शन लेता है या उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। सेकंड पॉइंट है निर्णय शक्ति का विकास। देखो, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। प्रबंधक क्रियाओं एवं घटनाओं के अनेक संयोग बनाकर देखता है। जैसा कि हमने देखा है, बहुत सारी क्रियाएं और घटनाओं के अनेक संयोग ग्रुप बनाकर देखती हैं और सबसे उपयोगी संयोग का चुनाव करते हैं। सबसे उपयोगी संयोग वो होता है जिसमें टाइम और कॉस्ट दोनों कम लगे और जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उसको उपयोगी संयोग कहते हैं। इस प्रकार उसमें निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है कि संयोग बनाना फिर उसमें देखना, तो इसे निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। नंबर 3 आते हैं समस्या वाले चरणों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ट्रबल स्पॉट्स। पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के महत्व को समझा जाता है और जो क्रियाएं अधिक जोखिम वाली होती है, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा कॉस्ट आती है, उनकी पहले से ही विशेष ध्यान देकर विपरीत परिणामों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है साधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन पद्धतियों में आवश्यकता अनुसार साधनों को छोटे मार्गों से हटाकर जो क्रिटिकल मार्ग होते हैं उन पर लाकर साधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव बनाया जा सकता है। यानी कि ऐसे साधन जो छोटे रास्ते पे लग रही हैं और जहाँ पे क्रिटिकल पाथ है, जहाँ जोखिम वाला रास्ता है, वहाँ पे साधन कम है, तो साधनों को शिफ्ट करके उन साधनों का जो है अनुकूलतम उपयोग संभव बनाया जा सकता है। समय का सही अनुमान, करेक्ट एस्टिमेट ऑफ टाइम्स। PERT में समय के 3 अनुमानों की सहायता से सही समय निकाला जाता है, जबकि CPM में अनुभव के आधार पर समय निश्चित किया जाता है। उत्तरदायित्व की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले सभी अधिकारियों के अधिकार और दायित्व स्पष्ट होने के कारण विपरीत परिणाम आने पर उन्हें सरलता से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, क्योंकि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके काम दे रखे हैं, उनके अधिकार दे रखे हैं। अगर किसी में कोई गड़बड़ी होती है तो उसी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और इसी डर से वे सचेत रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं। ये थे हमारे PERT और CPM के एडवांटेज। अब आता है इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, देखो दोनों की। PERT डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ CPM और PERT दोनों की कहेंगे। समय की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी किस में होती है? PERT में होती है। PERT का प्रयोग नई परियोजनाओं में होने के कारण विभिन्न क्रियाओं में लगने वाला समय पूर्वानुमान पर आधारित होता है, एस्टिमेट पर ही होता है। अतः प्रोजेक्ट का समय पूरा होना पूर्वानुमान के ठीक भी हो सकता है, अनुसार भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। सेकंड आता है सीमित प्रयोग, लिमिटेड यूज। PERT का प्रयोग केवल बार बार न दोहराई जाने वाली परियोजनाओं में किया जाता है, यानी कि बार बार दोहराई न जाने वाली, या ये कह सकते हो बिल्कुल नई परियोजना के लिए ही इसका यूज किया जाता है। समय पर अधिक जोर, PERT में केवल समय पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि लागत पर भी ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान दिया जाता है? इसमें केवल समय पर ध्यान दिया जाता है, लागत पर ध्यान नहीं दिया जाता, कॉस्ट पर।
वहाँ भी ध्यान देना जरूरी है। यह रामबाण नहीं है। दीज आर नॉट पेनेशिया। यह पद्धति केवल साधन है, साध्य नहीं। केवल इनको लागू करके यह मान लेना कि नियोजन एवं नियंत्रण का काम पूरा हो गया तो ये बहुत बड़ी भूल है। इसको रामबाण कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका कि ये क्या है, एक साधन है, साध्य नहीं है। इसके बाद हमारी लास्ट कंट्रोल टेक्निक आती है, उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको हम कहते हैं MIS, प्रबंध सूचना प्रणाली। क्या होती है? ये बहुत ही छोटी सी और बहुत ही आसान है। एक व्यवसाय की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ विचलनों के लिए कितनी शीघ्रता से सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। अति शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए नवीनतम, शुद्ध और समय पर सूचनाएं उपलब्ध होना जरूरी है, और ऐसा MIS द्वारा ही संभव हो सकता है, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा ही संभव हो सकता है। MIS एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत सूचनाओं को एकत्रित करना, संग्रह करना, प्रोसेसिंग का काम किया जाता है, और यह उपकरण अति शीघ्र आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवा के निर्णय लेने में मदद करते हैं। और संक्षेप में आप कह सकते हो कि MIS प्रबंधकों के नियंत्रण कार्य को सरल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आता है MIS के लाभ क्या है। सबसे पहला, यह सूचनाओं के एकत्रण, संग्रहण और प्रोसेसिंग और वितरण द्वारा एक संगठन के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ती है। दूसरा, यह निर्णय और नियंत्रण कार्य को सरल बनाती है, क्योंकि दोनों ही काम इंफॉर्मेशन के बेस पे किए जाते हैं। इससे उच्च कोटि की सूचनाएं उपलब्ध होना संभव होता है, और यह सूचनाओं को कम लागत पर उपलब्ध भी करवाती है। और नेक्स्ट आता है, यह आवश्यक सूचनाओं को संक्षिप्त में प्रस्तुत करती है, यानी कि बहुत डिटेल में रॉ मटेरियल के रूप में नहीं करती, बल्कि उनको काट छांट के अच्छी तरह से प्रेजेंट करके ये सूचनाओं को दिखाती है। परिणाम स्वरूप प्रबंधकों पर से सूचना का भार, सूचनाओं को कलेक्ट करना, प्रोसेसिंग करने का भार जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज इस लेक्चर के अंदर CPM और MIS के बारे में स्टडी किया। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है और मेरे लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रही हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन बटन है वो भी आप प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा वो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लग गया है तो आप लाइक करें, और अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप ज़रूर बता सकती हैं।